करूं स्टार्ट? गुड। सुनो, ये जो क्लास में ले रहा हूं आपका, ये सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग का अमेंडमेंट कम एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको अमेंडमेंट नहीं बोल करके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं बोल रहा हूं, उसका एक छोटा सा डिस्कशन है। आप इसको अमेंडमेंट क्लास बोल सकते हो। ओके, इसमें कुछ अगर अमेंडमेंट की जगह कुछ पुराना चीज मैं रिपीट करूं तो आप समझ जाना कि वो अमेंडमेंट नहीं, रिवीजन है। ओके, तो सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का एडवांस्ड अकाउंटिंग का अमेंडमेंट क्लास है। अमेंडमेंट प्लस रिवीजन। ठीक है, टोटल मिलाकर के मुझे लगता नहीं कि मुझे आधा घंटा से ज्यादा लगेगा। बाकी ठीक है, बोलते बोलते मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए अलग बात है। एक एक करके ना बच्चों आप लोगों को पॉइंट लिखते जाना है। वैसे ये सारा लिखा हुआ हम उसमें अपलोड भी करेंगे आप लोगों के क्लास के साथ, बट आप लोग क्लास करते वक्त लिखते जाओ, अच्छा रहेगा। मेरा पहला डिस्कशन है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे। हम आपको टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल और रिस्क वेटेड एसेट का डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग ये जो रिस्क वेटेड एसेट निकालते हैं उसमें आइटम के साथ एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद वो टोटल रिस्क वेटेड एसेट बन के सामने आ जाता है। तो इसमें कुछ नए आइटम्स, जिन आइटम के साथ आप रिस्क वेटेड एसेट ऑलरेडी आप निकालते हो, अगर ये कुछ आइटम और उसमें ऐड होकर के आ गए तो इनका परसेंटेज का इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उस बड़ी वाली बुकलेट में या आरबीआई का जो सर्कुलर आता है उसमें आपको मिल जाएंगे, पर क्योंकि स्टूडेंट इतना सारा परसेंटेज याद नहीं रख पाएगा तो आईसीआई चाहता है कि सर्टेन परसेंटेज के नंबर्स बच्चों को याद रहे या कम से कम बच्चों को आइडिया रहे। जैसे मैं आपको एक तो बात बताता था कि जहां भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे रिस्क को 0 लिया जाता है, जहां पे दूसरी बैंक इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे 20% लिया जाता है, जहां पे खुद अपना बैंक का खुद का कहानी होता है वहां पे रिस्क 0% लिया जाता है, बाकी जगह पे 100% रिस्क लिया जाता है। एक तो जनरल आइडिया मैंने आपको बताया था। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कैश एट आरबीआई अगर पड़ा है तो 0% रिस्क है उसमें। कैश इन हैंड आपके खुद के पास पड़ा हुआ है, 0% रिस्क है, बट कैश विथ अदर बैंक है तो 20% रिस्क है। तो ये रिस्क वेटेड एसेट को लेकर के ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम में कुछ नए आइटम के नाम और उनका परसेंटेज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगले दिन की क्लास में मैं हो सकता है इन सब चीजों पे कुछ नए सम्स भी करवा दूं। ओके, पर आज की क्लास में सिर्फ अमेंडमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन का शेयरिंग। तो आप लिखते जाना कुछ आइटम्स के नाम और उनका परसेंटेज रिस्क। एक आइटम है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इश्यूड बाय अदर बैंक्स। मैं भी लिख रहा हूं, आप कॉपी करते जाओ। अब आप गेस कर सकते हो, कोई दूसरे बैंकों ने बॉन्ड इशू किया है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। से एचडीएफसी बैंक ने बॉन्ड इशू किया 40,000 करोड़ का, हम आईसीआईसीआई बैंक हैं, हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम निकाल रहे हैं, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप गेस कर सकते हो कितना परसेंट रिस्क होगा। इसमें 20% रिस्क है। अदर बैंक आ गया ना तो 20% रिस्क है। फिर इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड्स, सर ये तो प्लेन इन्वेस्टमेंट है और इवन वेंचर कैपिटल फंड है तो 100% तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसमें 150% है।
सर 150% क्या पैसा डूबता है, ये बस एक रिस्क वेटेड एसेट का परसेंटेज निकालने का कहानी है बेटा। आरबीआई परसेंटेज देता रहता है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करके रिस्क वेटेड एसेट निकालना पड़ता है। उसके बाद अगला आइटम है लोन्स गारंटीड बाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का है लोन गारंटीड बाई पीएसयू। अब पीएसयू माने सरकारी होल्डिंग, सरकारी होल्डिंग आते ही परसेंटेज रिस्क बिकम्स 0%। तो ये सब जो आपको पहले जो चीज बताया गया था ना, उसके साथ इन आइटम को ऐड कर लेना, फिर एग्जाम में चले जाना। उसके बाद लोन्स अगेंस्ट लीज्ड असेट, तो नॉर्मल 100% रिस्क है। जो नॉर्मल लोन पे रिस्क होता है 100% वही रिस्क है। फिर एडवांसेस या लोन्स अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, हम पूरा अच्छे से लिख रहे हैं, आप भी कॉपी करते जाना। एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। अब सोचो हमारा ही टर्म डिपॉजिट, आईसीआईसीआई बैंक ने टर्म डिपॉजिट लिया है किसी से, मान लो राजेश अग्रवाल से लिया 2 करोड़ रुपए का टर्म डिपॉजिट। मान राजेश अग्रवाल ने मेरे को डिपॉजिट दिया, फिक्स डिपॉजिट, 5 साल बाद मैच्योर होगा, उसके अगेंस्ट में उसने अगर लोन लिया है तो इस लोन पे 0% रिस्क है। तो गवर्नमेंट आया 0, बैंक खुद आई 0, दूसरी बैंक आई 20%, 100% अगर नॉर्मल हो तो, और ये वेंचर कैपिटल फंड के केस में 150% है। और एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है बेटा, उसको भी याद करिएगा। आइटम का नाम है नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट सेक्टर। आपको याद होगा जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है उसका कन्वर्जन फैक्टर वही रिस्क के जैसा ही मल्टीप्लाई करके ऑफ बैलेंस शीट आइटम को भी ऐड किया जाता है, तब जाकर के रिस्क वेटेड टोटल असेट निकलता है। इसका नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट सेक्टर में भी 150% का एक्सपोजर है। सोचिए 2 जगह पे 150 है बेटा, तो ये 150 थोड़ा याद करने लायक है। तो इन सब को करके जैसे आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालते थे, बस ये कुछ नए परसेंटेजेस आप अपने किट्टी में, गुल्लक में ध्यान डाल लीजिए, याद कर लीजिए और अकॉर्डिंगली रिस्क वेटेड एसेट निकाल लीजिएगा। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल को निकालने को लेकर के जैसे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 55% का डिस्काउंटिंग करते थे, माइनस कर देते थे, बाकी जो शेयर कैपिटल वगैरह ऐड करना वरना वो सब बड़ा नॉर्मल जैसे होता था वो वैसे ही होगा। अब जो अगला डिस्कशन है, ये सबने लिख लिया तो अच्छे से। अब जो अगला डिस्कशन है ये मैंने क्लास में भी करवाया था, ये डिस्कशन है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के ऊपर। ये एनपीए कैसे बनता है। अब नॉर्मल एनपीए का रूल है, आपको मालूम होगा 90 डेज तक का ओवरड्यू। अगर 90 डेज तक का पेमेंट आप नहीं करते हो तो आपके अकाउंट को एनपीए डाल दिया जाता है। सीसी और ओडी के केसेस में आरबीआई का एनपीए का रूल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और वो रूल ये कहता है कि दो कैरेक्टरिस्टिक या 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो आप उस अकाउंट को एनपीए बोल दीजिएगा। ओके, पहला कंडीशन है, 2 कंडीशंस, एनी ऑफ द 2 कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड। अच्छा, एनपीए अगर सीसी और ओडी एनपीए होता है ना तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाता है। एन एनपीए ए सीसी और ओडी विच बिकम्स एनपीए इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, तो ये भी एक तो वर्ड याद रखिएगा, लिखिए सीसी एंड ओडी इज एनपीए
when it is out of order. तो आउट ऑफ ऑर्डर इज ए सिनोनिम ऑफ एनपीए पकड़ सकते हो, लिखते जाना. ओके अब आप बताओ कि ये लोग आउट ऑफ ऑर्डर कब होते हैं. तो इन लोगों का जो सैंक्शन लिमिट होता है या जो ड्राइंग पावर होता है, एक मिनट, वन सेक, ओनली वन सेक. ठीक है, मैं बोलता हूं. ये लोग कब आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं, मैं आपको दो कंडीशन सुना रहा हूं, सुनना, फिर लिखा भी दूंगा अच्छे से. पहला, अगर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जैसे मान लो राजेश के नाम का एक सीसीओडी है, सीसी या ओडी है, उसको जितना सैंक्शन लिमिट हम किए हुए हैं, मान लो सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर उसका एक बराबर. अगर सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर अलग अलग रहता है तो लेस वाले को लेना पड़ता है. सैंक्शन लिमिट क्या है, ड्राइंग पावर क्या है, मैं बता रहा हूं. अभी दोनों मान लो एक ही है, वट एवर इज सेक्शन लिमिट दैट इज द ड्राइंग पावर. तो कहानी ये है कि अगर उसके अकाउंट का आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली उसके ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लेस से एक्सीड करता है पिछले 90 दिन तक, ईयर एंड आया, ईयर एंड के 90 दिन पीछे चले जाओ, अगर लगातार उस 90 डेज में इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स एक्सेस मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विच एवर इज लेस, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो आप बोल दीजिए द अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर, एंड इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर इट इज एनपीए. एनपीए मतलब प्रोविजनिंग के अंदर घुस जाइए. इवन स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजन बनता है भाई. और दूसरा है कि उस, मान लीजिए ऐसा नहीं है, ये कंडीशन नहीं, उतना बड़ा बैलेंस नहीं है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ है, मतलब उसने जमा कितना किया है 90 दिन में राजेश ने. अगर उसका जमा वाला अमाउंट टोटल इंटरेस्ट जितना डेबिट हुआ अगर उससे ज्यादा है तब प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उसका क्रेडिट इज लेस देन द टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड टू हिज अकाउंट, अगर उसका जमा हमारे को जो बैंक में उसने पैसा दिया, इफ दैट इज लेस देन द टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसके अकाउंट को हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर बोल देंगे. तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए अपन उसको बोलेंगे इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट इज एनपीए. ओके, लिखो. दे बिकम आउट ऑफ ऑर्डर when any of the following two conditions are fulfilled. Condition 1, लिखो the outstanding balance remains. राजेश का आउटस्टैंडिंग बैलेंस मीन्स हम लोग राजेश से जितना पैसा पाते हैं. द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली in excess of the sanctioned limit oblique the drawing power
विच एवर इज लेस, कौन से पीरियड में? ड्यूरिंग द लास्ट 90 days प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट. ड्यूरिंग द लास्ट 90 days प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट. अब इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, समझ लो. सर पहले बताइए सैंक्शन लिमिट क्या होता है? सैंक्शन लिमिट कोई भी आप ओडीसीसी अकाउंट खोलने जाइए, एक लिमिट रहता है जितना आपको सैंक्शन मिलता है. मान लो सैंक्शन 50 लाख. सर ड्राइंग पावर क्या होता है? वो सैंक्शन लिमिट के बराबर होता है कि 50 लाख आपको सैंक्शन किए तो 50 लाख आपका ड्राइंग पावर है. लेकिन ड्राइंग पावर कभी कभी गिर भी जाता है, कम भी हो जाता है. जैसे मेरा एक ड्रॉप लाइन ओडी है. ड्रॉप लाइन ओडी में क्या होता है कि हर महीना मेरा सैंक्शन मेरा ड्राइंग पावर कम हो जाता है. जैसे 50 लाख का सैंक्शन लिमिट है, हर महीना 2 लाख कम हो जाएगा, तो मेरा अगला महीना का ड्राइंग पावर 48 लाख, उसके अगला महीना का ड्राइंग पावर 46 लाख, ऐसे करके 2-2 लाख करके कम होता जाता है. कई बार कंपनियों को लॉसेस होता है तो बैंकें ड्राइंग पावर कम कर देती है. तो ड्राइंग पावर इज द एक्चुअल मनी दैट यू कैन विड्रॉ. इफ सैंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग पावर आर सेम, जो कि जनरली सेम होता है, यू कैन विड्रॉ द सैंक्शन लिमिट. 50 लाख आप 50 लाख विड्रॉ कर सकते हो. लेकिन अगर आपका सैंक्शन लिमिट 50 लाख है, 50 लाख तक ड्रॉ भी करते थे आप, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपकी कंपनी को लगातार लॉसेस होने लगा, तो बैंक ने आपका ड्रॉइंग पावर कम करके 40 लाख कर दिया. मींस आप 40 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक से. तो उस केस में 40 लाख लेना है. तो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ राजेश रिमेन्स कंटिन्यूअसली मोर देन द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विच एवर इज लेस ड्यूरिंग द लास्ट 90 days प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस लगातार अगर ज्यादा है पिछले 90 दिनों में, वो आउट ऑफ ऑर्डर है. मान लीजिए लगातार ज्यादा नहीं है, ये कंडीशन फेल हो गया. एक कंडीशन और है, वो ये है, लिखो, देयर हैज बीन no credit for a continuous period of 90 days और क्या मतलब 90 दिन तक राजेश ने पिछला 90 दिन में 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं किया मेरे अकाउंट में, उस बैंक में 1 रुपया भी उसने जमा नहीं किया एनपीए. या फिर और द क्रेडिट अमाउंट, मान लो क्रेडिट किया है, इज लेस देन, द क्रेडिट अमाउंट इज लेस देन द टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड इन दैट पीरियड. जमा किया भी तो मान लो 20 रुपया जमा किया, जबकि इंटरेस्ट डेबिट हुआ 90 रुपया, या 20 लाख जमा किया उसने और इंटरेस्ट डेबिट हुआ 90 लाख रुपया, तो वो इंटरेस्ट के बराबर भी पैसा जमा नहीं किया है, तो हम लोग उसके अकाउंट को एनपीए बोल देंगे. अब एनपीए बोल देंगे तो फिर वो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल वगैरह वगैरह जो भी कहानी बनेगी वो बनेगी. पर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के केसेस में एनपीए का ये कहानी आपको याद रखना है. क्लास में ये डिस्कशन का एजेंडा रहता है, बट बाई चांस अगर मैं डिस्कशन करना भूल गया हूं तो ये डिस्कशन के एजेंडे में आज से डाल लोगे. आप इसको रिवीजन वीडियो करके आप रिवीजन की तरह देख लेना. इंस्टीट्यूट की बुक में एक एग्जाम्पल है, मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं. मान लीजिए राजेश का ये डिटेल है, उसका सैंक्शन लिमिट है 60 लाख, उसका ड्राइंग पावर है 55 लाख. ड्राइंग पावर कम कर दिया है, कोई भी कारण होगा, तो अपन को 55 लाख लेना है. उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 47 लाख. ये मैं बोल रहा हूं पिछले 9 महीना का, पिछले 3 महीना का, 90 दिन का. तो आप देखो उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इन दोनों में विचेवर इज लेस भी लेना 55 लाख, तो उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग ज्यादा नहीं है. हम बोले द आउटस्टैंडिंग इज मोर देन, नहीं है उसका, तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया. तो दूसरा कंडीशन देखेंगे,
टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड इन दिस पीरियड इस 3,42,000 3.42 lakhs और टोटल क्रेडिट इन दी अकाउंट इज 1.25 lakhs। अब ये देखो यहां फंस गया राजेश, क्रेडिट उसने किया 1,25,000 जबकि इंटरेस्ट उसका डेबिट है 3,42,000। तो क्योंकि उसका जमा अमाउंट माने बैंक में उसने जो पैसा जमा दिया दैट इज लेस देन द टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड, उसका अकाउंट को एनपीए बना देंगे। तो ये एग्जांपल हो गया कि ये अकाउंट तो भैया एनपीए है। ओके, सो ये मेरा था दूसरा पॉइंट। अब आइए तीसरा पॉइंट, ये स्टैंडर्ड एसेट के प्रोविजंस। सर 0.25% और 0.4% हम लोग करते हैं ज्यादातर के सम्स में। एग्रीकल्चर या एसएमई सेक्टर का एडवांस रहता है तो 0.25 करते हैं और नॉर्मल या अदर एडवांसेस है तो 0.4 करते हैं। इसमें 3-4 और एडिशन है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में 1% वाला, वो सब 3-4 और है, वो सब मैं आपको लिखा देता हूं। तो आप ऐसा कर लो, नेम और परसेंटेज प्रोविजन लिखते जाना। हाँ, अगर एग्रीकल्चर या एसएमई सेक्टर में लोन है और स्टैंडर्ड एसेट है तो यू नो दैट द प्रोविजन इज 0.25%। बहुत सम बनाए हैं हम लोग इसका। अगर कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में लोन है, कॉमर्शियल सर 0.4 वाला वो लास्ट में लिखाएंगे अदर्स करके, कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर का लोन है और स्टैंडर्ड एसेट है, देन द प्रोविजन इज 1%। अगर कॉमर्शियल रियल एस्टेट लेकिन रेजिडेंशियल हाउसिंग है कॉमर्शियल रियल एस्टेट ही लेकिन रेजिडेंशियल हाउसिंग है माने रहने वाला घर का, तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है, 1 की जगह 0.75%। तो ये ध्यान दो बेटा, अगर स्टैंडर्ड एसेट में ऐसा बाइफरकेट करके आ गया कि भाई कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर का लोन दिए हैं तो 1% प्रोविजन बनाइएगा, 0.25 की जगह 1। और अगर कॉमर्शियल रियल एस्टेट लेकिन रेजिडेंशियल हाउसिंग तो 0.75। अब अगर हम बैंक हैं, हमने किसी को हाउसिंग लोन दिया लेकिन छोटे इंटरेस्ट रेट पे माने लेसर इंटरेस्ट रेट पे, तो सर लेसर इंटरेस्ट रेट कैसे पता चलेगा? वो सम दे देगा बेटा। हाउसिंग लोन लेसर इंटरेस्ट रेट पे अगर दिए और स्टैंडर्ड एसेट है 2% का प्रोविजन बनेगा। सर ये ज्यादा नहीं हो गया? रूल बनाए ना, रूल बनाए। अगर रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है, सर रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट क्या होता है? रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट क्या होते हैं कि जैसे कोई बंदा होता है, कभी डिफॉल्ट करने का होता है या डिफॉल्ट किया होता है, तो बैंक उसके साथ बैठ के नेगोशिएट करती है और उसके अकाउंट को रीस्ट्रक्चरिंग करती है। और रीस्ट्रक्चरिंग है और मान लो वो स्टैंडर्ड है, रीस्ट्रक्चर्ड लोन बट स्टैंडर्ड, तो उसको बोला गया कि उसको 2.75% करके प्रोविजन बनाना पड़ेगा। मान लो महेश का लोन है, स्टैंडर्ड है पर रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है, सब दे रहा था पैसा पर उसने बोला कि थोड़ा रीस्ट्रक्चर कीजिए, इंटरेस्ट वगैरह को, पेमेंट के टर्म्स को थोड़ा मॉडिफाई करके रीस्ट्रक्चरिंग किए थे, तो उसका स्टैंडर्ड एसेट होने के बावजूद 25 पैसा प्रोविजन, 0.25% नहीं 2.75%, और ऑल अदर एडवांसेस 0.4%। तो अगर इनमें से मैंने तुमको कुछ बताया होगा, कुछ नहीं बताया होगा, तो अपनी किट्टी में सारा को एक साथ मिला करके ऐड कर लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब गंदा सम देगा तो इन सब चीजों पे वो कुछ डाल सकता है। तो ये मेरे स्टैंडर्ड एसेट के प्रोविजन के परसेंटेजेस हैं। लिख लिए ना? बस जो मल्टीप्लाई 25 पैसा और 40 पैसा करते थे, इस तरह का लोन का नाम दे देगा तो आप परसेंटेज चेंज कर लीजिएगा और क्या। अब सुनिए नंबर 4,
कैश रिजर्व रेशियो, CRR। हर बच्चों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सर एग्जाम देने जा रहे हैं, CRR का परसेंटेज क्या है? 4%। अगर क्वेश्चन बोल दिया 3.25 बनाना है, 4.5% बनाना है तो उतना ही बनाइएगा। अगर कुछ नहीं बोला और आपके जिम्मे में छोड़ दिया 4% CRR। 5 स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। सर एग्जाम में कितना परसेंट बनाना है? अगर कुछ नहीं बोला 18%। 18% फॉर दिस। अभी जो May 21 वाला एग्जाम जो जुलाई में होगा 18%। फर्दर अनाउंसमेंट अगर सेकेंड उसके बाद वाले टर्म के स्टूडेंट हैं, नया अनाउंसमेंट मिलेगा, पर वो लोग भी अभी 18 पढ़ेंगे, 4 और 18। तो सर बढ़िया बढ़िया 5 चीज पढ़े, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में कुछ नए आइटम और आप उनका परसेंटेज याद करने बोल रहे हैं। पहले तो 5-6 तो याद करते थे, अब थोड़े और आप बोल दिए। फिर CCOD कब आउट ऑफ ऑर्डर होता है आपने बताया, 2 कंडीशन, कोई भी एक फुलफिल होने से हुआ। फिर आपने स्टैंडर्ड एसेट के कुछ प्रोविजन के नॉर्म्स में कुछ नए आइटम ऐड कराए। CRR 4%, SLR 18% बताया। अब एक चेंज है इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग की अकाउंटिंग में। अगर कोई इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का छोटा सा चेंज, अगर कोई इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन विद इन 1 ईयर खत्म हो जाता है, विद इन 1 ईयर मीन्स मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को कंपनी ने ऑप्शन ऑफर किया और कंपनी ने बोला कि भाई आपको अगस्त सितंबर में पैसा दे देना है और नहीं तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। तो जिस साल ऑप्शन ग्रांट हुआ उसी साल ऑप्शन खत्म भी अगर हो जाता है, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि 4 जर्नल एंट्री का एक ग्रुप का एंट्री करते थे। पहले स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का एक बुकिंग करते थे, फिर एक्सरसाइज होता था, फिर लैप्स कराने का एंट्री करते थे। अभी इंस्टीट्यूट ने बोला कि पहला, दूसरा और तीसरा एंट्री जो हम लोग करते थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंट्री, उसको आप क्लब करके एक एंट्री मार दो। कैसे? मैं आपको बोर्ड पे शो करता हूं। सेम एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप बोर्ड पे भी देख लो, ये हम लिखेंगे नहीं, आप बोर्ड पे देख लो। और अब इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है कि कॉम्बो एंट्री आप पास करके इस सम को छोटा कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंपनी की शेयर कैपिटल 10 रुपया फेस वैल्यू की है, कंपनी ने 10,000 ऑप्शन दिया है, 40 रुपया ऑफर प्राइस है, मार्केट प्राइस 130 है, तो 90 रुपीज का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। 16 दिसंबर से लेके 15 मार्च 2008 के अंदर अंदर एक्सरसाइज कर लें। देखो 1 अप्रैल 2007 को ऑफर किया और 31 मार्च 2008 के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। 9,500 लोगों ने एक्सरसाइज किया, बाकी लैप्स, सेम ईयर कहानी खत्म हो गई। तो पहले क्या होता था, हम लोग 4 एंट्री का एक ग्रुप बनाते थे कि पहले जो 10,000 ऑप्शन है और 90 रुपीज का जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपया का लाइबिलिटी बुक करते थे, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर जो सेकेंड एंट्री मारते थे, जो इंप्लॉय लोग एक्सरसाइज करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। फिर 500 लोगों का जो लैप्स हुआ उसका एंट्री मारते थे, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। और फिर लास्ट में इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस में जो बैलेंस बचता था, PL टू इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस करके खत्म करते थे। अब इंस्टीट्यूट ने बोला कुछ मत करो, पहले भी ये बोला हुआ था। अब इंस्टीट्यूट अपना जो नया वाला बुक बनाया है उसमें ये 4 एंट्री का स्टोरी नहीं किया, 4 की जगह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंट्री। इधर देखिए, ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला सेकेंड वाला और ये वाला थर्ड वाला, इसको कॉम्बो करके एक बना दो। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मतलब टोटल 9,500 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुआ, खाली उसी का जर्नल एंट्री पास कर दो और उसी का जो लॉस है PL में डाल दो। तो अब ऐसा करने बोला है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 40, जो 40 रुपया करके हम लोगों ने उनसे पैसा लेना है,
इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस सीधा कितना रुपया डिस्काउंट दिए, तो 9,500 इंटू 90 इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस में डाल दिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज करके और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 120 रुपीज करके। तो पहला 3 एंट्री का कंबाइन करके एक एंट्री मारने के लिए इंस्टीट्यूट बोल रहा है, और इजी भी हो गया बच्चों के लिए। तो हम लोगों के जितने भी सम 4-4 एंट्री के ग्रुप में बनाए गए हैं 1 ईयर वाले सम, उनको आप 2 एंट्री के ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। खाली जितना ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है उसका अकाउंटिंग कर दीजिए, लैप्स वाले का अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, और एक्सपेंस को पीएल में भेज दीजिए 8,55,000। मैंने बुक में लिखा है, सो वी हैव टू चेंज द सॉल्यूशंस ऑफ आवर एक्सरसाइज सम्स 1, 2 एंड 3 अकॉर्डिंगली। क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे पिछले नवंबर में, तो अपने एक्सरसाइज का सम नंबर 1, 2, 3 भी अकॉर्डिंगली चेंज कर दीजिएगा। ये ज्यादा इजी हो गया है। ओके, तो ये एक स्टोरी छोटा सा इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का मैं एक बार खाली लिख देता हूं। इफ द इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शंस आर गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड विद इन 1 ईयर, देन सिर्फ ये चेक कर लीजिए कितने लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। जितने लोगों ने एक्सरसाइज किया उसका एक एंट्री मार दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। बैंक में कितना रुपया डेबिट होगा, जो इंप्लॉय हमें पैसा देगा, जितना पैसा हमें मिलेगा। ये कौन सा अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट है। ये फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये प्रीमियम का अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर। तो सिर्फ जितने ऑप्शन एक्सरसाइज होते हैं उतना का अकाउंटिंग करके काम खत्म करो, और इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस को पीएल में भेज दो। तो इसको मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, इट्स नॉट एन अमेंडमेंट, इट जस्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंट्री को कंबाइन करके करने का है। हां, जो ऑप्शन 1 साल से ज्यादा लंबा चलता है उसका अकाउंटिंग प्रोसेस विल रिमेन द सेम। अब 7, 8 और 9 ये जो 3 पॉइंट हम पढ़ाएंगे, 3 जो अमेंडमेंट हम आपको बताएंगे, ये आपके लेवल पे इससे सम आएंगे, मेरे को डाउट है। बट फिर भी इंस्टीट्यूट को अगर बच्चों को बैकफुट पे डालना होगा तो हो सकता है वो इस पे सम डाल दे। तो ये पॉइंट है, कॉपी में लिखना आप लोग, पॉइंट नंबर 7 करके, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये बैंक का है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड एज HTM, HTM हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट। हेल्ड टू मैच्योरिटी नाम सुना होगा बैंकिंग में। हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट अगर सेल करता है बाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, UCBs, नॉर्मली इन लोगों को बोला गया है कि आपके पास अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी वाले इन्वेस्टमेंट्स है तो आप लोग सेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका लिक्विडिटी स्ट्रेस है, आपको प्रॉब्लम है, आप क्राइसिस में हैं, आपको तुरंत पैसा चाहिए और आप इसको बेचते हैं अगर HTM वाले इन्वेस्टमेंट्स को, तो नंबर 1 you need a permission from board of directors. बस इतना ही लिखो ना। If an urban cooperative bank sells its investments which are held under HTM, then 1 it will need a permission from whom? From board of directors. Second accounting process है कि अगर इसमें प्रॉफिट हुआ, मान लो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, बेचा तो प्रॉफिट लॉस तो कुछ भी हो सकता है ना। इफ प्रॉफिट से ऑफ 4 लाख तो पहले प्रॉफिट को पीएल में डाल दो, जो नॉर्मल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है बैंकिंग कंपनी के लिए। पहले प्रॉफिट को पीएल में डाल दो, फिर नॉर्मल जो अप्रोप्रिएशन करते हो इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व अप्रोप्रिएशन कर दो,
फिर एक अप्रोप्रिएशन और करो, पीएल टू कैपिटल रिजर्व 4 लाख। मतलब इफ देयर इज प्रॉफिट, ट्रांसफर द प्रॉफिट टू P&L, डू योर नॉर्मल अप्रोप्रिएशन, जिसको स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं बनाते क्या 25% वाला, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व बना दो, एंड देन ट्रांसफर द प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। इस तरह से मैंने लिख के दिया, देखो, इफ an urban cooperative bank sells its HTM investments due to liquidity stress, the permission from board of director is required and the reason has to be documented. क्यों बेच रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फिर profit on sale if any will be taken to P&L account, then a normal statutory reserve will be created and then the same profit on sale of HTM investments will be transferred to capital reserve. यहां पे मैंने ऑर्डर करके लिख दिया। और 3 नंबर पॉइंट है कि अगर लॉस हुआ है, इफ लॉस, तो लॉस को खाली पीएल में डाल दो, लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L। तो ये क्या चीज के ऊपर डिस्कशन था? इफ एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेल्स द इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड अंडर HTM कैटेगरी। तो ये पॉइंट 3 तो छोटा छोटा पॉइंट है रे, याद करके रख लेने, साला थ्योरी लिखने आ गया मान लो, तो कम से कम लिख तो पाएंगे ना। अभी अमेंडमेंट आया है इस चीज को लेकर के, तो ये ध्यान रखना है। और क्या एग्जाम में जाने के पहले इन सब पे जनरली मैंने क्वेश्चन देखा नहीं एग्जाम में, बट हु नोज, नया क्वेश्चन आ ही सकता है ना। 8 नंबर पॉइंट, ये क्लियर हो गया ना। अब लिखो 8 नंबर पॉइंट, ये 3 पॉइंट लिख लेना, परमिशन फ्रॉम BOD इज नीडेड और एंड रीजंस टू बी डॉक्यूमेंटेड, एंड रीजंस टू बी डॉक्यूमेंटेड। ओके, अब लिखो सेल एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू एंड फ्रॉम HTM। ये नॉर्मल बैंकों के लिए, यूसीबी का नहीं है, नॉर्मल। अगर आप HTM के अंदर से कोई माल ट्रांसफर करते हो मोर देन 5%, या तो HTM के अंदर नया घुसाते हो या HTM से बाहर निकालते हो या बेचते हो, और अगर वो 5% से ज्यादा है, सर 5% मतलब आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था HTM का उसका 5% से ज्यादा है, तो कुछ रूल RBI ने बनाया है, मैं आपको लिखाता हूं, लिखो। इफ ए बैंक, सिंपल है, याद हो जाएगा। इफ ए बैंक सेल्स और ट्रांसफर्स सिक्योरिटीज टू ऑब्लिक फ्रॉम, माने HTM के अंदर डालोगे तो भी और HTM से बाहर निकाल करके किसी और में डालोगे तो भी। HTM held to maturity, HTM category in excess of 5% of opening balance, first day opening balance of HTM, then, सर सुन लीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो ये ध्यान रखिए कि आपका देन, लिख लेने समझ में आ जाएगा। देन इट हैज टू फाइंड आउट, बैंक हैज टू फाइंड आउट इफ बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, HTM वाला, मोर देन मार्केट। नॉर्मली HTM इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट प्राइस नहीं देखी जाती, लेकिन अगर आप 5% से ऊपर नीचे कर दिए, ज्यादा 5% से ज्यादा, तो आपको बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करना पड़ेगा। और अगर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है और आपने प्रोविजन नहीं बनाया है, जो कि आप नहीं बनाए होंगे, प्रोविजन मतलब लॉस का, मान लो बुक वैल्यू 400 करोड़ है
और मार्केट वैल्यू 390 करोड़ है। एचटीएम में तो उस तरह से प्रोविजन बनते नहीं है, हेल्ड टू मैच्योरिटी रहता है। इस 10 करोड़ का जो आप प्रोविजन नहीं बनाए हैं वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप बनाए हैं तो ठीक है, जनरली लोग नहीं बनाते हैं बैंक के, तो उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, if book value of investment is more than market price, and if any loss is there, अगर लॉस है कुछ भी, अगर बुक वैल्यू जाता है तो लॉस हो गया ना। इफ एनी लॉस इज देयर एंड इट इज नॉट प्रोवाइडेड, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो एक रिस्ट्रिक्शन टाइप का है रे कि आप 5% से ज्यादा बाहर मत निकालो या मत बेचो, 5% से ज्यादा अंदर भी मत डालो, एचटीएम के बाहर भी मत निकालो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एचटीएम वाला ही कंपेयर करो। लॉस अगर आपके पास है, आपने प्रोविजन बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉस अगर आपके पास है, प्रोविजन आपने नहीं बनाया, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पर यह प्रॉब्लम तभी आएगी अगर आप गेम 5% से ज्यादा का खेलते हो तो। फिर से मैं पढ़ता हूं, if a bank sells or transfer securities to oblique from HTM category in excess of 5% of the opening balance of HTM, then it has to find out if book value of investment is more than market price, and if any loss is there, then and it is not provided, then it should be disclosed. Easy है। And number 9, merger या merging, ये सिंपल खाली थ्योरी है। merging of 3 categories of NBFC। 1 मिनट, हाँ देख रहा हूं मैं कुछ। नहीं छोड़ो, लिखना 3 तरह का एनबीएफसी, असेट फिनांस कंपनी, लोन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। 3 तरह की एनबीएफसी। एनबीएफसी का जब डेफिनेशन लिखाया जाता है तो ये भी उनके नाम में आते हैं। इनको अभी मर्ज करके एक बना दिया गया है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, आईसीसी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सॉरी। तो असेट फिनांस कंपनी, लोन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी, पहले ये 3 कैटेगरी में अलग अलग एनबीएफसी बोली जाती थी। अब इन तीनों को मर्ज करके एक कैटेगरी बना दिया गया है, आईसीसी, एनबीएफसी डैश आईसीसी। बाकी रूल्स रेगुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा नंबर ऑफ कैटेगरीज को कम करने के प्रोसेस में ये काम किया गया है। तो आप थ्योरी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, एनबीएफसी लाइक एएफसी, LC, asset finance company, loan companies and investment companies are merged to form a new category and that is called investment and credit companies। और नहीं तो ये डायग्राम काफी है, मैं लिखा देता हूं, लिख लो। NBFCs like asset finance company, AFC ब्रैकेट में लिख देना, कॉमा, लोन कंपनीज, LC एंड कॉमा मत दो लास्ट में, एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। are merged to form a new category एक बाप बना दिया, अरे बाप का 3 बच्चा हो गया और क्या,
पहले तीनों बच्चे अलग अलग इंडिपेंडेंट खड़े रहते थे, AFC इज एन NBFC, लोन कंपनी इज एन NBFC, इन्वेस्टमेंट कंपनी इज एन NBFC। अब इनको तीनों को मिलाकर के एक नया कैटेगरी बना दिया गया, एंड इट विल बी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। तो NBFC ICC, बाकी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ऑल आर सेम, उसमें उसको लेकर के आपको कुछ, ये ऐसे भी आप लोग पढ़ते भी नहीं इतना सीरियसली इस चीज को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, बस अमेंडमेंट में था तो मैंने आपको बोल दिया। अभी जो RTP वगैरह आया था उसमें था तो मैंने ये पॉइंट आपके साथ डिस्कशन में डाल दिया। थोड़ा सा मैं लिबर्टी लेना चाहूं, ऐसे तो मैंने पढ़ा दिया, पर पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, वैसे इंस्टीट्यूट के साथ आप चांस ले नहीं सकते। बढ़िया बात वो वाली इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन के केस में मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए 1000 इंप्लॉई लोगों को मैंने ऑप्शन दिया था, 1000 इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन, मैंने बोला आप 40 रुपया करके शेयर खरीद लीजिए मेरे से। मेरे शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 90 है, मैंने 50 रुपया उनको डिस्काउंट दिया है, 50 रुपीज इज द डिस्काउंट, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन भी बोलते हैं। 4 नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। और मेरे फेस वैल्यू शेयर का 10 है, और इस 1000 में से 920 लोगों ने एक्सरसाइज किया, माने 920 लोगों ने शेयर मांग लिया। लिख रहे हैं ना आप, 1000 ऑप्शन मैंने दिया, 40 रुपया ऑफर प्राइस, 90 रुपया मेरा शेयर का दाम, 50 रुपया मैंने डिस्काउंट दिया लोगों को, इंप्लॉय लोगों को, फेस वैल्यू 10 है, 920 लोगों ने एक्सरसाइज किया। तो आज अगर ये पूरा कहानी 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो आज इसके जर्नल एंट्री का पैटर्न ये होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 920 इंटू 40, इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 920 इंटू 50, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 920 इंटू 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर 920 इंटू 80। तो 920 इंटू 40 36,800, 920 इंटू 50 46,000। अगर पहले से आपने ऐसे ही किया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो वैसे अमेंडमेंट टाइप का नहीं है, नए स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने बोला ऐसे ही करना है। 9,200, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 73,600, और ये इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस PL में चला जाएगा, P&L डेबिट टू इंप्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस 46,000। तो विद इन 1 ईयर अगर ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो इस तरह की अकाउंटिंग आप करोगे। सो मैं आधा घंटा बोला था, मेरे को 50 मिनट लग गए, 40-50 मिनट। आम थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, बट नॉट वेरी सॉरी। सो ये आपका ग्रुप 2 का अकाउंटिंग में जो थोड़े मोड़े अमेंडमेंट्स और एडिशनल डिस्कशन था मैंने कर दिया। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर, अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से पास करो। ओके, बाय बाय, गुड लक।